हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है, क्लास 11th का है। जो बच्चे क्लास 11th में नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलती है, ओस्टवाल डाइल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है एग्जामिनेशन के अंदर में। तो ये बहुत बच्चे की कन्फ्यूजन रहती है कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल वाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करा ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, और जो नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और वीडियो पसंद आए तो एक ज़रूर लाइक कर देना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। कि जो बच्चे को पता है वो तो पता है, लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है थोड़ा मैं आपको बता दूं ताकि आपको समरी वाइज में क्लियर हो जाए। जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग टाइम में ही आपको ओस्टवाल लॉ डाइल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है। ओस्टवाल जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्या थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। हाँ, इसने एक थ्योरी दिया। थ्योरी में सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को दिखाया। यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और यहाँ पर के और कंसंट्रेशन, ये तीन जो आपको देखने को मिल रहा है पैरामीटर्स, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये आपको कंसंट्रेशन सी, इसके बारे में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी डिस्कस किया और पूरी तरह फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला एक बताया है। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से, इसको हम एलोबरेट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम समझेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम सिंपल ये होता है, ये वैसे आपको कंपाउंड, आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे कंपाउंड जो आपको यहाँ पर देख लो, कोई भी ऐसे कंपाउंड हो, ठीक है, जिसमें पानी में वाटर के अंदर में हम डिसोसिएट करते हैं तो वो आयंस फॉर्म देते हैं। मतलब क्या देते हैं? आयंस, मतलब H+ और A-, ये एक आयंस फॉर्म देते हैं। तो जो वैसे कंपाउंड होंगे, वैसे इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम सिंपल वर्ड में अगर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर में डिसोसिएट करके आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, वही हमारा आयनिक होता है। और इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जो आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो मतलब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शंस होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शंस होते हैं। मतलब उसकी जो रेट, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट जो इक्वल हो जाती है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। ये आगे हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो, सिंपल मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स में होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरा जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सारा कहानी आयनिक इक्विलिब्रियम को जो है ये इसी पे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई कहानी नहीं है, यहाँ से कहानी ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। सारा कहानी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो इक्विलिब्रियम्स नहीं आएगी। और यही पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम आया क्यों, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आया। अब आयनिक क्यों आया? मैंने आपको बताया कि वैसे इलेक्ट्रोलाइट, वैसे कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट करके आयंस बनाते हैं वो हमारा आयनिक हो गए। और इक्विलिब्रियम मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयनिक्स बना इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों की जो रेट इक्वल हो जाती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर जाती है। सिंपल देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ आयनिक कंपाउंड तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आयनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे कंपाउंड हों जो कोवैलेंट कंपाउंड भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कोवैलेंट कंपाउंड नहीं होता, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में होते हैं। जैसे आपको देख सकते हैं अमोनिया हो गया, अमोनिया कोवैलेंट कंपाउंड हो गया, HCl हो गया, ये पानी में डिसोसिएट करके आयंस फॉर्म करते हैं और ये आयनिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है।
तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं जो आपको एग्जिस्ट करता है और आयनिक में कंपाउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम आयनिक इक्विलिब्रियम में लेते क्यों नहीं है, वीक को क्यों लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जैसे आप NOH देखो, NOH क्या होता है, ये सिंपल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये पानी में डिसोसिएट करके आयंस बन जाते हैं Na+ और OH-। जो Na+ OH- होते हैं ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट आयन बनते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं 100% ये आयंस फॉर्म करते हैं। अब जब बताओ कि जब 100% आयन फॉर्म करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड तो नहीं करेगी, क्योंकि कंप्लीट जब आयन फॉर्म करी गए हैं तो फिर तो बैकवर्ड जाने की जरूरत है ही क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। जब कंप्लीट आयंस बन गए हैं तो बैकवर्ड जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो होता है इरिवर्सिबल वर्क करती है, लेकिन जो रिएक्शन करती है इरिवर्सिबल वर्क करती है और इसी वजह से इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करती है। अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का जो रेट इक्वल होता है तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं आपको एक और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एसिटिक एसिड, सिंपल आपको बेसिक एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड, ये पानी में डिसोसिएट करते हैं तो आपको एसीटेट आयन देखने को मिल जाती है और प्लस में H+ देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में सिंपल ये होता है कि इसमें पार्शियली आयनाइज होती है, पार्शियली आयोनाइज होती है। क्या होती है, पार्शियली मतलब ये हो गया 10% आयनाइज होता है या 20% आयनाइज होता है, इससे ज़्यादा आयनाइज नहीं होता, 10 या 20% ही आयनाइज होता है। अब बताओ 10 या 20% आयनाइज हो रहा है कोई कंपाउंड, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स, तो चाहेगा कि वापस हम जाएं, क्योंकि अभी भी इसके स्टार्टिंग मटेरियल में बचे हुए हैं रिएक्टेंट, क्योंकि 10% आयनाइज हो रहा है। मतलब अगर सपोज कर लो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और 1 मोल में 0.1% ही आयनाइज हो रहा है, तो अभी भी इसके अंदर में 0.9% बचे हुए हैं, 0.9 मोल अभी भी बचे हुए हैं इसके अंदर में। जब 0.1 डिसोसिएट हो रहे हैं, 0.1 डिसोसिएट होकर आयंस फॉर्म कर रहे हैं, तो अभी भी स्टार्टिंग मटेरियल में 0.9 मोल बचे पड़े हैं। तो जब 0.9 मोल बचे पड़े हैं तो वापस फिर बैकवर्ड आता है और फिर से डिसोसिएट होता है और फिर उसकी जो डायल्यूशन होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज होती है। मतलब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं, जो आयनाइजेशन होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट हो रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। इसलिए ये इस तरह से जो उसकी रेट होती है, तो इसी तरह से जो उसका रेट होती है, एक तरह से फॉरवर्ड जाती है, एक तरह से बैकवर्ड आती है। जब तक ये पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो जाए तब तक ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहती है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होती नहीं है, पार्शियली आयनाइज होती है। तो अब बताओ कि 1 मोल में 0.1% डिसोसिएट हो रही है, तब पर भी स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर में 0.9% बचे हुए हैं, तो डिसोसिएट तो होंगे ही होंगे। तो सिंपल बचेंगे तो नहीं, डिसोसिएट तो होंगे ही होंगे। तो वही डिसोसिएट होने के लिए बैकवर्ड जाती है और फिर से रिएक्शन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप सोचना भी मत, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही सोचना। ओके, बस यही चीज़ थी आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा आपकी ओवरव्यू दे दिया हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम की। अब हम बात करते हैं किसकी, ओस्टवाल डाइल्यूशन। देखो ओस्टवाल डाइल्यूशन कहता क्या, सिंपल जो कि यहाँ पर हम समझते हैं। ओस्टवाल डाइल्यूशन कहता ये है कि जब कोई वीक एसिड, सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, तो ओस्टवाल डाइल्यूशन ये बोलता है जब भी कोई वीक एसिड, क्या होता है, वीक एसिड या वीक बेस को हम जब डाइल्यूट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट। जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, इसकी जो अल्फा वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वो बढ़ जाती है। मतलब सिंपल बात करूं कि जब कोई वीक एसिड है या वीक बेस को, एक सपोज कर लो उसको सोल्यूशन में रखा हुआ, वीक एसिड या वीक, माना सपोज कर लो वीक एसिड, उसको हम सोल्यूशन में रखे हैं, उसको और डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आती है, जितना आप डाइल्यूट करोगे वहाँ पर आपकी जो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनाइज और ज़्यादा हो जाता है। मतलब वीक एसिड को जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे सोल्यूशन में, उसकी आयनाइजेशन जो होती है वो और बढ़ जाती
है, क्या होती है, और बढ़ जाती है, मतलब ये अल्फा बढ़ जाती है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में हम 10% डिसोसिएट हो रहा था, हाँ, उसको और हम डाइल्यूट करें तो वहाँ पर आपको 20% डिसोसिएट देखने को मिलेगी, उसको और हम डाइल्यूट करें तो 30% देखने को मिलेगी डिसोसिएट। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया था। तो सिंपल ये होता है, कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं आपको। थ्योरी जो है, देखो सिंपल इसकी थ्योरी जो है, क्या इसने बोला कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ स्टेट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के और के भी होता है। सिंपल ये मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट पे काम करता है ओस्टवाल डाइल्यूशन भी, तो यहाँ पर जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम है वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करती है। ओके, अब होता कुछ ऐसा है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लेते हैं, ठीक है, सिंपल समझ लो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, सिंपल आपको पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसको हम पानी में डिसोसिएट किए तो ये क्या करता है, आयंस फॉर्म करता है, मतलब क्या करता है, आयन CH3 C डबल बॉन्ड O- और H+ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब देखो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एसिटिक एसिड जो सोल्यूशन लिया वो 1 मोल लिया, सपोज कर लो 1 मोल हमने लिया, ठीक है, हमने 1 मोल लिया, इसकी कंसंट्रेशन, तो टाइमिंग क्या है, 0, मतलब जब हम रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए वहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइमिंग 0, हम रिएक्शन स्टार्ट है, हमारे पास रिसीव रिएक्टेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन आएगा क्योंकि हम किसी कंसंट्रेशन में ही तो लेंगे रिएक्शन, बस, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा तो 0 कर देंगे। अब देखो कुछ एक ऐसा टाइम आएगा कि जो हम रिएक्शन कर चुके होंगे, पानी में डिसोसिएट कर चुके होंगे, जब डिसोसिएट करेंगे तो 1 मोल है, तो 1 मोल हमने लिया, अब 1 मोल में कुछ ना कुछ जब पानी में हम डिसोसिएट करेंगे एसिटिक एसिड हो तो कुछ ना कुछ मोल तो डिसोसिएट होगा, 10% हो, 5% हो, 20%, कुछ ना कुछ तो होगा। जो डिसोसिएट होगा उसको हम अल्फा सपोज करते हैं, अल्फा से इसको हम मानते हैं, सपोज करते हैं, ओके। तो जब अल्फा से डिसोसिएट हो रहा है तो माइनस करेंगे अल्फा, ठीक है, और डिसोसिएट क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है, अल्फा, तो कंसंट्रेशन के साथ तो हो रहा है ना, तो सी लिखेंगे, ठीक है। ये सपोज कर लो, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपके पास 10 मैंगोज है, ठीक है, समझाने के लिए 10 मैंगोज है, ओके। अब इसको पानी के अंदर आप डाल रहे हो, यहाँ पर वाटर है, इसको कंटेनर में पानी के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, और आपको पता लगा कि इसमें एक मैंगो जो है वो डिजोल्व हो गया, तो बचा कितने मैंगो, 9 मैंगो। कैसे आपने निकाला कि 10 मैंगो हमारे पास कुल था जिसमें एक डिजोल्व हो गया तो इक्वल टू 9। तो ये आपको जो डिजोल्व हुआ, डिसोसिएट हुआ, आपको तो पता है कि एक डिसोसिएट हुआ, बट यहाँ पर केस में आपको नहीं पता है कितना डिसोसिएट हुआ, इसलिए हम इसको अल्फा सपोज कर रहे हैं, कोई भी इंटीजर नंबर नहीं सपोज कर रहे हैं, इसलिए अल्फा सपोज कर रहे हैं, समझे। हाँ, तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पर आपको पता लग गया, मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल्स। उसके बाद यहाँ से आप निकालेंगे के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आपको पता है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन से क्या होता है, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसे कंसंट्रेशन निकालेंगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका कंसंट्रेशन इनटू H+ का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ओके। यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब Ka निकालेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, एसिटेट, हाँ, एसिटेट जो आयन है वो हमारा C अल्फ़ा है, इसको हम C अल्फ़ा करेंगे, ठीक है। H+ जो है हमारा ये भी C अल्फ़ा है, C अल्फ़ा करेंगे, ठीक है। और हमारा R जो रिएक्टेंट है वो हमारा वो क्या है, ये हमारा है C इंटू C अल्फ़ा, C इंटू 1 - अल्फ़ा, ओके, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। यहाँ से हम देखेंगे थोड़ा मैथमेटिकल है। अब यहाँ पर देखो Ka इक्वल टू C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 - अल्फ़ा, C से C कैंसिल, K इक्वल टू आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा। ये आपका मैथमेटिक्स आ जाती है, इसने डाइल्यूशन ने इस पे काम किया, ओके। अब यहाँ पर बताया डाइल्यूशन ने कि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है, 10% 5% होती है। तो जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है 1 से बहुत कम होती है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग केस में क्या होता है, 100% डिसोसिएट होती है, मतलब अल्फ़ा यहाँ पर एग्जैक्ट 1 होता है। बट यहाँ पर 10% डिसोसिएट, इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम, तो यहाँ पर अल्फ़ा नेग्लिजिबल मानते 0 सपोज कर लेते हैं, और जहाँ से हम के की वैल्यू निकालते हैं C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - 0, सिंपल।
तो K इज इक्वल टू जो होता है C अल्फा स्क्वायर। ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है ओस्टवाल डाइल्यूशन से। ये भाई साहब ने यही चीज़ को कॉन्सेप्ट बनाया। अब यहाँ से बहुत सारे इक्वेशन तैयार हुए, बहुत सारे रिलेशन तैयार हुए। कैसे कैसे रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से K निकाल दे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हमने निकाल दिया। अब अल्फा निकालेंगे तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो Ka अपॉन C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर Ka अपॉन C। ये आपका बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाती है ओस्टवाल्ड का। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पर हम अल्फ़ा और देखो यहाँ पर अल्फ़ा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देखते हैं। देखो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, मतलब कोई वीक एसिड और वीक बेस में अगर आप डाइल्यूशन ऐड करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब अल्फ़ा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही तो है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। तो अल्फ़ा जब बढ़ेगी तो Ka भी बढ़ेगा ना, और जब Ka बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घट जाएगी। समझे, यही मेन इसका रिलेशन था डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में। सबसे बढ़िया रिलेशन था। सवाल ने यही चीज़ दिया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Ka मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक मैथमेटिकल मेजरमेंट किया था, क्योंकि ये मैथमेटिकल मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से ओस्टवाल ने ये मैथमेटिकल मेजरमेंट किया कि जैसे हम वीक एसिड के अंदर में या वीक बेस के अंदर में सॉल्यूशन के अंदर में और हम पानी ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो वहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी तो अल्फा बढ़ेगी, जब अल्फा बढ़ेगी तो Ka बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगी, बट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही है कि नीचे है ना, नीचे में है इसलिए कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हम चीज़ में इंटरेस्ट लाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग लाएंगे कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छा रिलेशन है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो आप थोड़ा वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी, डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो उसके बीच में कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या होगी वहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे। देखो सिंपल ये है, आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम्स, यही तो होता है ना, यही तो होता है सिंपल। तो कंसंट्रेशन जो हो जाएगी, जो C हो जाएगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, मतलब सिंपल 1/वॉल्यूम के बीच में रिलेशन हो जाती है, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में, तो मोल को हम साइड कर देंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने वापस उसी पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे हमने बात करा, उस पॉइंट पे आते हैं। तो अल्फा जो होगा डायरेक्टली क्या होगा, 1/√C के बीच में रिलेशन हो। यहाँ से आप देखोगे निकालोगे तो K को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम वो सिर्फ निकालना है कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन। तो अल्फा जो आएगा 1/√C के रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब 1/√C मतलब सिंपल यहाँ पर देख लो 1/C, ये इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम को लिख सकते हैं 1/C। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ना, क्रॉस मल्टीपल करो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा जो आ रहे हैं सिंपल क्या आ जाएंगे, 1/C को हम वॉल्यूम कर देंगे तो √V आ जाएगा। तो यहाँ पर यही रिलेशन आ जाती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहाँ पर सारे रिलेशन आ गए हैं कि अल्फा भी बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी आपको बढ़ेगी। यही हम बता रहे थे, जैसे जैसे आप डाइल्यूट ऐड करोगे सोल्यूशन के अंदर में क्या होगा, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती चली जाएगी। तो यही सबसे बड़ी अच्छी एक मैंने आपको पॉइंट बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ओस्टवाल डाइल्यूशन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है कहानी में। ठीक है, कि अल्फा इज इक्वल टू √K/C, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी तो आप क्वेश्चन अचानक से तुरंत अब फटाफट इंस्टेंट क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, अगर समझ में नहीं आया होगा थ्योरी, तो आपको समझ में क्वेश्चन से आ जाएगा। जब क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं आपको आ रहा तो आप मेरे साथ क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, ये नीट वाले बच्चे के लिए और जेई वाले बच्चे के लिए है और बोर्ड वाले बच्चे के लिए भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख लो। पहला क्वेश्चन से हम बात करेंगे, तो सिंपल पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई। मैंने क्या बोला, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई किस पे अप्लाई होता है, मैंने बताया ना किस पे अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं। मैंने बताया कि ओस्टवाल डाइल्यूशन जो होते हैं वो किस पे अप्लाई होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही अप्लाई होंगे। मैंने सारे कहानी बता दिया आपको कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर में कहानी जो बनती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बनती है, जो पार्शियली आयनाइज होती है।
100% आयनाइज नहीं होती है। तो सारा कहानी जो इक्विलिब्रियम्स का है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही है। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ भी जो वर्क अप्लाई किए थे वो वीक पे ही करेंगे, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही रहा, 100% डिसोसिएट हो रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, तो क्या मतलब है उसके अंदर पानी डालने की? कोई मतलब नहीं है। हमने पानी क्यों डाला, डाइल्यूशन क्यों बढ़ाया? इसमें पार्शियली आयनाइज हो रही थी, पार्शियली आयनाइज हो रही थी, इसी वजह से हमने पानी डाला, ताकि पता चले कि पानी डालने के बाद हमारा डाइल्यूशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, आयनाइज होती है या नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हम बात कर रहे हैं। तो सारा कहानी इसी का, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल। अब देखो सिंपल वही है, यही तो आपको कॉन्सेप्ट करना। आपने भी क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अभी अल्फा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, के अपॉन सी। हमने यही तो ड्राइव किया ना ओस्टवाल्ड का, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन सी, ये तो हमने ड्राइव किया। अब ये बता रहा है कि ओस्टवाल्ड्स लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होंगे, किसके प्रोपोर्शनल होंगे? तो मोलरिटी होंगे, वॉल्यूम्स होंगे, या किसके बराबर होंगे? तो अभी इसके हमने बताया कि अल्फा एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन अभी जस्ट बताया कि नहीं बताया? वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें वॉल्यूम दिए थे, मतलब ये है कि अल्फा कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, के पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा? इसको मैंने अभी जस्ट मैं बताया था थ्योरी में। देखो कैसे हुआ, मैंने आपको फिर से बताता हूँ समझाने के लिए। देखो कि कंसंट्रेशन जो होता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम्स होती है। सिंपल होती है कि नहीं होती? होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में हमको रिलेशन देखना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में देखना है। ओके, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सिंपल क्या होगा, 1 बाई वॉल्यूम्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 बाई सी रूट की में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये देखना तो है नहीं, जिसको हम साइड करते हैं, जिसको हमको देखना है उसको ही हम रखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा 1 बाई सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रॉस करो ना भाई, 1 बाई सी के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल अल्फा जो हो जाएंगे तो क्या होगा, 1 बाई सी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो जाएंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, रूट वॉल्यूम के होंगे। तो सिंपल इसका ऑप्शन आपको डी करेक्ट हो जाएगी, रूट वॉल्यूम्स के होंगे। ओके, तो इस तरह से इसका रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, इससे क्या रिलेशन वैरी करती है मैंने आपको बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। ओके, नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड 4 टाइम्स। अब देखो ये बताया गया है कि 4 टाइम्स इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। आप इसको पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन जो हो रहा है वो 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब कि डाइल्यूशन जो हो रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, देखो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी जैसे कोई एस्टिक एसिड सपोज कर लो, ठीक है। इसकी हमने क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइल्यूशन कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा डाइल्यूशन करेंगे तो इसकी वॉल्यूम जो होगी बढ़ते चली जाएगी। स्टार्टिंग में इतना था और उसमें हम पानी और डालें और डाइल्यूट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी ना। तो सिंपल उसी के बेसिस पे, मतलब इसकी वॉल्यूम का रिलेशन सिंपली बताना है। तो जो मैंने अभी जस्ट बताया, तो सिंपल ये अल्फा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रूट अंडर के ए अपॉन सी होता है। सिंपल ये होता है, इसकी वॉल्यूम से क्या रिलेशन होती है अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब सिंपल कंसंट्रेशन जो होगा वो 1 बाई वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब वॉल्यूम जो होगा 1 बाई कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर अल्फा जो होगा 1 बाई सी के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाई सी को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम 1 बाई सी को वॉल्यूम लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अल्फा जो होगा वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब ये आपको रिलेशन निकाल दिए हैं, आपको पता हो गया रिलेशन, तो आपको निकालना क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो निकालना, मतलब अल्फा निकालना है, बस अल्फा ही तो निकालना है। तो आप बताओ यहाँ पर कितने 4 टाइम्स हो रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं, मतलब उसकी जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ रही है 4 टाइम्स। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर वॉल्यूम्स कितने हो रहे हैं, 4 टाइम्स हो रहे हैं। जब वॉल्यूम तो बढ़ रहे हैं वो 4 टाइम्स तो बढ़ रहे हैं, तो 4 हो जाएंगे तो अल्फा कितने हो जाएंगे, 2, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी, डबल। तो ऐसे आपको इसको निकालना होता ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एज ए कंसंट्रेशन सी डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा। देखो फिर वही क्वेश्चन पे आ रहा है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड में कर दोगे। अल्फा क्या होगा, सिंपल के ए अपॉन सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो अल्फा क्या होगा, ऑफकोर्स इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है,
क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर अल्फा बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, बस। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो अल्फा बढ़ेगी, तो अल्फा क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल, 4 का बी आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्लॉट है जिसमें आपको अल्फा स्क्वायर वर्सेस 1/c के बीच में प्लॉट बनाना है, स्ट्रेट लाइन बताना है, स्लोप कि स्लोप क्या रहने वाली है। तो सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम स्लोप एक प्लॉट तैयार कर देते हैं। प्लॉट हो गया, ये हमारा अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 1/c हो गया। तो आपको स्लोप बताना है। तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है y = mx + c, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। तो जिसमें आपको ये m है वो यही तो स्लोप है, स्लोप है। और ये c जो है वो आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला क्या था भाई, तो अल्फा = √KA/c था, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, समझना है कि ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, ठीक है। लेकिन आपको देखना ये भी है कि जो अल्फा स्क्वायर की बात कर रहा, अल्फा की बात नहीं कर रहा। तो अल्फा स्क्वायर = क्या होगा, KA/c हो जाएगा, बस सिंपल, यही होगा ना। तो ये y हो जाएगा, mx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y हमारा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, और mx क्या हो, x कितना होगा, x हमारा 1/c है, क्योंकि यहाँ पर 1/c के बीच में प्लॉट करना है। तो बचा कितना, तो y m x 1/c हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, KA × 1/c, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो हमारा होगा वो x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा m हो जाएगा। सिंपल, तो m ही तो हमारा स्लोप निकालना है, बस यही तो करना था। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, वो KA हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगी। और B से स्लोप इसका ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। क्या है, इंटरसेप्ट 0, यहाँ पर कुछ है नहीं ना, तो 0 है, तो इंटरसेप्ट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो बीच से आपको स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर m होगा, जो कितना होगा, KA हो जाएगा। सिंपल, इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में, ओस्टवाल्ड्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज। देखो, मैंने बताया था कि जो ओस्टवाल्ड्स लॉ होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वर्क करते हैं। किस पे करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे वर्क करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पे क्यों नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्यों नहीं वर्क करते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती है। देखो, इसके पीछे रीजन ये हो सकती है, मोटा मोटी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे तो ओस्टवाल्ड लॉ कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि उसमें डाइल्यूशन करना होता है ना। और जब ये कम्प्लीटली आयनाइज हो ही गया 100%, तो इसमें आयनाइज करने की जरूरत है ही क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसी वजह से ओस्टवाल्ड लॉ जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ओस्टवाल्ड लॉ इंडिकेट्स दैट ए वीक इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली आयनाइज ओनली एट। देखो, ओस्टवाल्ड लॉ जो इंडिकेट करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, वो फुल्ली आयनाइज कब होता है। देखो, पहले स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम समझेंगे, इसमें होता ये है कि स्टार्टिंग टाइम में 100% तो आयनाइज नहीं होता, 10% आयनाइज होता है, 10% आयनाइज होता है। जब इसमें हम थोड़ा सा और डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा सा और डाइल्यूट करते हैं ओस्टवाल्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जब हम वीक एसिड सोल्यूशन के अंदर में थोड़ा सा हम और डाइल्यूट करते हैं, तो उसकी जो परसेंटेज होती है डिसोसिएशन की, वो बढ़ जाती है। जैसे हम डाइल्यूट करेंगे थोड़ा सा और, तो 20% डिसोसिएट होंगे, फिर और डाइल्यूट करेंगे तो 25% डिसोसिएट होंगे, और डाइल्यूट करेंगे तो 35% डिसोसिएट होंगे। तो इस तरह से डाइल्यूट करते करते ये कंप्लीटली कब होंगे, जब वो क्या होंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएंगे। क्या होंगे, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पहुंचेगी ना, तब जा करके वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होगा। तो ये ध्यान रखना है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन लॉ पे ही वर्क करता है, कंप्लीटली आयोनाइज। ओके, नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्रेशन दे रखा के, ये एक्सप्रेशन दे रखा है जो रिड्यूस करके ये आपको ये देखने को मिल जाती है, मतलब k = C⁴। तो आपने जैसा मैंने बताया अभी कि जो k फॉर्मूला होता है C⁴/1 - अल्फ़ा होता है, मैंने ड्राइव भी किया। तो यह होता क्या है, होता इसलिए होता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं, तो अल्फ़ा जो होती है बहुत कम होती 1 से,
क्योंकि डिसोसिएटी कम हो रहा तो 1 से कम ही होगा ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर में आपको कन्वर्ट हो जाती है रिड्यूस करके। तो रीज़न क्या होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ओके, नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में और जेई में देखने को मिल जाती है। तो हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, पहले आप खुद एक बार अप्रोच करना, अगर आपको आता है तो ठीक है, उसके बाद मेरे साथ साथ अप्रोच करना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो सिंपल ये पूछ रहा है कि 0.01 मोलर एसिटिक एसिड हैज 4.24% ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड विल, मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.01 दे रखा है, ठीक है। और जो परसेंटेज देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा का वो भी दे रखा है 4.24% दे रखा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये 0.01% कंसंट्रेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो रहा है वो आपको इतना परसेंट हो रहा है, मतलब 4.24% हो रहा है। तो कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने पे हमारा 0.1 कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड होगा। मतलब सिंपल ये है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यहाँ पर एक और दे रखा है कंसंट्रेशन 0.1। मतलब सिंपल देखो ये है कि C1 आपको दे रखा है 0.01, ठीक है, और अल्फा 1 दे रखा है 4.24 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर C2 दे रखा है 0.1 और अल्फा 2 आपको निकालना है। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, अल्फा 1 दे रखा है, अल्फा 2 निकालना है। मतलब वही तो पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा जब 0.1 कंसंट्रेशन पहुंचेगा तो, ठीक है। तो देखो सिंपल एक फॉर्मूला पे हम बताएं कंसंट्रेशन और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होती है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, थ्योरी से, उसी पे हम क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन सी। तो सिंपल क्या रिलेशन हो गया, रूट अंडर 1 अपॉन सी, यही तो रिलेशन हुआ ना, क्योंकि हमको अल्फा और सी से मतलब है, हमको के से मतलब है ही नहीं, तो हम के क्यों लिखेंगे, सी से लिखेंगे ना। अल्फा और सी से मतलब है, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन से जो मतलब है। तो बस यहीं पर हम काम करेंगे और हम अपना थ्योरी को अप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर वेरिएशन है अल्फा 1 C1, इस तरह से वेरिएशन है। तो हम अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/C1 अपॉन रूट अंडर 1/C2 हो जाएगा। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, इसको हम थोड़ा ड्राइव करके बना रहे हैं, तो C2 ऊपर चल जाएगा अपॉन C1, इसको आप ड्राइव करोगे तो ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगी, सिंपल। ओके, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, सारे वैल्यू को पुट करना, इसी फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा कितने वैल्यू है भाई, 4.24 है अल्फा के वैल्यू है, अल्फा 1 का, अल्फा 2 निकालने हैं आपको, ठीक है। रूट अंडर हो जाएंगे आपके, C2 कितने वैल्यू है भाई, C2 0.1 है और C1 के वैल्यू कितने हैं, 0.01 है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में बन के आएगी अल्फा 2, वो कितने आएंगे, 1.33% देखने को मिलेगी। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है अल्फा 2 का रेशियो दे रखा है 1:2 रेशियो दे रखा है और K1 दे रखा है, आपको K2 निकालना है। ये भी सेम उसी ओस्टवाल डाइल्यूशन पे ही है, आपको अल्फा और अल्फा 2 का रेशियो दे रखा है 1:2, ठीक है। और Ka1 दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁻4 दे रखा है। आपको निकालना है क्या भाई, Ka2 निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब उसी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ की थ्योरी के बेस पे हम देखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर Ka अपॉन सी होता है, सिंपल। तो अभी इस बार हमको क्या निकालना है, इस बार हमको निकालना अल्फा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना, बस। तो अल्फा और रूट के, यही तो इसकी रिलेशन हुआ, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन तो मतलब है नहीं तो हम इसको लिखेंगे नहीं। तो हमको निकालना क्या है, अल्फा और के, मतलब तो जो पूछ रहा है ना उसी को रिलेशन बना दो। यहाँ पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, के पूछ रहा है, उससे हम Ka2 निकालेंगे, वेरिएशन करके चेंज करके वेरिएबल करेंगे ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है कि अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर Ka, ठीक है। अब इसको वेरिएशन करेंगे तो सिंपल वेरिएशन करने पर क्या होगा, देखो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू, रेशियो में है ना, इज इक्वल टू रूट अंडर Ka अपॉन रूट अंडर Ka2, सिंपल ये। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट में पूरा चल जाएगा Ka अपॉन Ka2, सिंपल, ठीक है ना।
तो देखो सिंपल, कुछ करना नहीं है आपको, सारे वैल्यूज़ को पुट ही तो करना है, आपको कुछ करना ही क्या है। अब अल्फ़ा 1 कितना है, अल्फ़ा 1 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 1/2 कर दिए। और ये हमारा के ए कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4 है, अपन के ए 2 निकालना है। अब क्या करेंगे, कुछ करना है इसमें, बताओ। ये दोनों का स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर कर दो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा सिंपल, और ये रूट खत्म हो तो 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, के ए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, तो के ए 2 इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ आएगा। मतलब के ए 2 आपको कितना आ रहा है, 8 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। ऑप्शन आपका ए कैरेक्ट हो जाएगी। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन था, एक छोटा सा थ्योरी था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन आपको कराया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको समझने के लिए था। अगर इस क्वेश्चन को आपने खुद से सोल्व कर लिया होगा बिना वीडियो, हाँ, बिना आप मेरे सोल्यूशन के देखे बिना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको आ गया होगा। इससे हमें भी पता लग जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको थ्योरी कैसी लगी और मेरी पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में मैं आपको लेकर आऊँ, जिसको अभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको छोटी से छोटी ईजी वे में कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर में 11th और 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।